हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या लॉ? कूलम्स लॉ। ये यूज़ क्यों करते हैं? ये यूज़ करते हैं दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालने के लिए। फोर्स ने अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। पहले देखते ये इसका स्टेटमेंट। तो कूलम्स लॉ कहता है टू चार्जेस, दो चार्ज है Q1 और Q2, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, ये एक दूसरे को खींचता है या धकेलता है। अगर सेम नेचर का है तो एक दूसरे को धकेलेगा, अगर अपोजिट नेचर का है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एक दूसरे की तरफ अभी इसको सेम नेचर का मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। धकेला, रिपेल ईच अदर विथ है फोर्स, कुछ ताकत के साथ। इसमें भी फोर्स लगा, इसमें भी फोर्स लगा। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट और सेकंड चार्ज का। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब ये दो चार्ज है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है R मान लेते। इसका सेंटर से इसका सेंटर तक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और कूलम्स लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का, तो इससे 5 मीटर दूरी पे 1 सेंटीमीटर का चार्ज होगा। तो एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करना है कि एकदम पॉइंट जैसा दिखे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे और चार्ज का साइज वही रहेगा तो वैसे वैसे पॉइंट चार्ज बनता जाएगा। अगर मान लीजिए बगल बगल में ही 1 सेंटीमीटर का चार्ज रख दे तो वो उसके लिए कूलम्स लॉ नहीं है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज 1 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। तो इसके लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब काम नहीं आएगा। यहाँ पे कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। और वहीं मान लीजिए 1 किलोमीटर दूरी में है, यही दोनों चार्ज क्या है, फिर से बनाते। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो चार्ज तो वही है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे काम कर जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। यहाँ पे काम कर जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो F इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे K का वैल्यू होता है, K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K का वैल्यू होता है K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K इक्वल टू होता है 1/4π
एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे नोट एक कोई भी मीडियम नहीं होता है, नो मीडियम होता है। अब नो मीडियम कहाँ कहाँ होता है? एयर में होता है, वैक्यूम में होता है, फ्री स्पेस में होता है। और ये भी जो k इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ये भी मीडियम पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर ये भी फ्री स्पेस के लिए, एयर वैक्यूम के लिए ही है। यहाँ तक ठीक है? मतलब कूलम्स लॉ कहता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच का डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के बराबर होता है। अगर ये दोनों चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है? यहाँ तक पॉज करके लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके देखे, पॉज करके सॉल्व कर ले। सभी कोई ट्राई करिए, इसे ट्राई किया। अब हम बनाते पहला। F क्या है मेरा? F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम से हमको कूलम में चेंज करना है, तो कूलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से, ये आ जाएगा कूलम। वैसे ही Q2 का वैल्यू, Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम है, तो हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, इसको डब्बा के अंदर बंद कर दीजिए। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। मतलब दोनों स्फीयर, ये Q1 ये Q2, ये दोनों के बीच का हमको R निकालना है, R निकालना है। तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F फोर्स। आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 टोटल डिवाइडेड बाय F कितना है? 0.2 न्यूटन, 0.2। तो R का वैल्यू आ जाएगा, R इक्वल टू लगभग क्या, आंसर ही बताना है, 144 इंटू 10⁻⁻4। 144 12 का स्क्वायर, 10⁻⁻4 जो 10⁻⁻2 हो जाएगा, इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻2। तो R इक्वल टू
R इक्वल टू 0.12 मीटर। अब दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फर्स्ट में सेकेंड के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। अब ये फॉर्मूला देख के बता सकते हैं कि कौन किस पर कितना फोर्स लगा रहा है। नहीं बता सकते, दोनों एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। अगर Q2 मान लीजिए Q1 को 0.2 न्यूटन से लगा रहा है, तो Q2 Q1 पर भी 0.2 न्यूटन से लगा रहा है, तो बी नंबर में हो जाएगा। सेकेंड स्फीयर के द्वारा फर्स्ट स्फीयर में भी फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब इसे पॉज करके नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते। अब एक टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वर्सेस ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है, दो चार्ज होता है Q1 Q2, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में दो मास होता है M1 M2। कूलम्स लॉ में का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और चार्ज, कूलम्स लॉ में चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है, रिपल भी करता है, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में एक मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल लॉ का है फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई R स्क्वायर। दोनों एक डिस्टेंस पे रखा रहता है, दोनों का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। दोनों का डिस्टेंस R है। तो अब पूछ रहे हैं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी में पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए F जो है R स्क्वायर की इन्वर्सली है, 1/R स्क्वायर है, F इन्वर्स करेंगे तो यहाँ भी सबको कांस्टेंट मानेंगे तो F इन्वर्स हो जाएगा 1/R स्क्वायर के। तो बोथ फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब जो डिस्टेंस है R, वो दोनों का सेंटर से होता है। जैसे ये तो एक पॉइंट चार्ज है और ये एक मास है, तो दोनों का डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है। तो क्या हो गया, सेकेंड नंबर में हो जाएगा तो बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्यों समझ आया, दोनों का सेंटर से डिस्टेंस लिए है, एक दूसरे का सेंटर में फोर्स लगा रहा है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस
डिफरेंस में 1 नंबर में हो जाएगा। अच्छा, ये कूलम फॉर्मूला को, ये कूलम फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको इसी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैन बी एट्रैक्टिव भी हो सकता है, और साथ ही साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव होता है। दूसरा क्या डिफरेंस हो जाएगा, इसका कांस्टेंट, याद है के मीडियम पे डिपेंड करता था, लेकिन जी जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बस वही लिखना है के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, whereas z not depend upon medium, जी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और एक बात, तीसरा नंबर, के का वैल्यू क्या था, 9 इंटू, के का वैल्यू था 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जी का वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब इससे क्या निकला, एफ ही जो होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बहुत बड़ा होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें करते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई बाई एफ जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो फाइंड करना है, जिसमें से दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, सबके वैल्यू दिए। इसको पॉज करके जल्दी फटाफट ट्राई करिए। ट्राई कर लिए सब कोई, करो करो, किया। अब हम कहते हैं एफ जी क्या हो जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 और m2 दोनों यहाँ पे ये है, तो ये लिखा जाएगा, हो जाएगा जी एम ई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एफ ई हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा के
यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों E है, E का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं Fe को Fg से, तो Fe बाई Fg इक्वल टू Fe का वैल्यू K E का होल स्क्वायर बाई R का स्क्वायर बाई जी एम ई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर मर गया, क्या बचा? के ई स्क्वायर बाई जी एम ई स्क्वायर। एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का होल स्क्वायर बाई 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू लगभग 10⁻42 आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को लेके और उसका लिमिटेशंस को लेके। तो पढ़ाई करते रहे।